अरे क्या हो रहा है, ये टच किया, ये टच किया, बल्ब जल गया। नेगेटिव से टच किया, पॉजिटिव से टच किया, बल्ब जल गया। ये टच किया, ये पॉजिटिव में टच किया, बल्ब जल गया। कुछ जाते हुए तार में दिख भी नहीं रहा है, फिर भी बल्ब जल गया। आखिर क्या हो रहा है यार? अरे छू के देखता हूँ, कुछ जाएगा तो पक्का पता चल जाएगा टच कर। अरे अभी भी नहीं पता चल रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। यहाँ से देखो कुछ जा रहा है क्या? सर लेक्चर स्टार्ट हो गया है। अरे लेक्चर स्टार्ट है क्या? अरे हेलो ऑडियंस। और बेटा आप कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक? तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। चलो देखो थोड़ा सा यहीं से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? पता नहीं था मुझे, मतलब लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखो इस चीज़ को देखो। अच्छा, आपके पास एक बैटरी होगी, पता ही होगा। अब जब क्या करोगे इस बैटरी पे, आप एक बार क्या करोगे, एक बार नेगेटिव पे टच कराओगे और एक बार पॉजिटिव पे टच कराओगे, तो आप क्या देखोगे, आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है कि इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो ग्लो कर रहा है। लेकिन जैसे इसको छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, करंट अब इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, और ये टच किया तो करंट क्या हो गया, चला गया। तो ये करंट बनता कैसे है, करंट कैसे इसमें, कैसे करंट, आखिर करंट को बना कौन रहा है? तो बेटा ये जब ये करंट को बनाने का काम कौन करता है, ये क्या करता है, एक काम करता है क्या, चार्ज। क्या हुआ, चार्ज। यहाँ से चार्ज निकला, ठीक है ना? चार्ज निकला और ये चार्ज क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है। और चार्ज फ्लो करता करता जब ये इस बल्ब के फिलामेंट से जब क्रॉस होगा तो यही क्या करेगा, यही आपका क्या बनाने वाला है, करंट बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, करंट बनाने वाला है, ठीक है? चार्ज का ही फ्लो क्या बनाएगा, हमारा करंट बनाएगा। लेकिन जो चार्ज, जो अब चार्ज किस में फ्लो होगा, जब इस कंडक्टर में फ्लो होगा, जब इस वायर में फ्लो होगा, तभी तो करंट बनाएगा, ठीक है? अब एक चीज देखो आप, अभी जो चार्ज फ्लो होता है ना, तो चार्ज कैसे फ्लो होता है, तो चार्ज जो फ्लो करता है क्या, किधर भी फ्लो करेगा तो करंट बनाएगा क्या, नहीं। अभी यहाँ देखो, ये मेरे पास एक वायर है, क्या है मेरे पास, एक वायर है। अब इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट जब फ्लो करेगा तो बेटा एक चीज दिख रहा हूँ, अगर इस वायर को मैं एक परपेंडिकुलर काट दूँ, परपेंडिकुलर तरीके से काट दूँ, यहाँ से इस तरीके से जो कट कर दूँ, तो ये आपको दिखेगा, ठीक है ना? ये वाला जो आपको एरिया दिखेगा ना, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये चार्ज जो होता है ना, चार्ज आपका जब किसी भी कंडक्टर के जब क्रॉस सेक्शन एरिया से जब पास करेगा, जब पास करता हुआ जाएगा, तो क्या बनाएगा, आपका एक करंट बनाएगा, ठीक है? हाँ, और आप लोग को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा था, आप जाकर उसको देख लो, क्योंकि वहाँ पे हमने किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, वहाँ पूरा का पूरा हम लोगों ने एक समरी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप कोशिश करना फर्स्ट लेक्चर के बाद ही इसको स्टार्ट करना, ठीक है? तो बात करें, हाँ, तो यहाँ आप देखो तो क्या होगा कि जब ये चार्ज है ना, जब चार्ज ये क्रॉस सेक्शन से जब पास करेगा ना, इससे पास होता 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 जब जाएगा, इस तरह से जाएगा, तब क्या करेगा, ये करंट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये करंट बनाएगा, ठीक है? अब चलो, और ये क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मान लो ये, हाँ, चार्ज हमारे दो टाइप के थे, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, एक नेगेटिव और एक क्या, पॉजिटिव। नेगेटिव क्या था मेरा, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव वाला क्या था आपका, प्रोटॉन, पता ही हो। तो जो चार्ज है बेटा ना, ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करता है, तो ये चार्ज का ही फ्लो क्या बनाने वाला है, करंट बनाने वाला है। तो जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, ये करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं, आई भी इधर ही फ्लो करेगा। अगर ये राइट की तरफ फ्लो कर रहा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो करंट भी मेरा राइट की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है? ये हमने स्टार्टिंग में बताया था। ये हमने जब करंट का जब करंट का जब खोज हुआ, तो उस समय ये बताया गया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, उधर ही आपका क्या करने वाला है, करंट भी फ्लो करने पड़ा है। पर बाद में जानते हो, बाद में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया, और चेंजेस ये आया कि हमने ये देखा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन 1840 टाइम्स क्या होता है, हैवी होता है। क्या होता है आपका, हैवी होता है। किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 1840 टाइम्स क्या होता है, हैवी होता है। यानी सिंपल सी बात करूं, अगर इसको आप एक चूहा मान लो, इलेक्ट्रॉन को अगर एक चूहा का साइज मान लो, तो मालूम है प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन आपका पूरा पूरा एक गेंडा होगा। बात समझ में, एक गेंडे कितना बड़ा होगा। तो एक चीज बताओ, जब बैटरी जब ताकत लगा के उसको फोर्स लगा के जब मूव कराएगी, चार्ज को मूव कराएगी, तो क्या वो गेंडे को हिला पाएगी क्या, गेंडे को बिल्कुल नहीं हिला पाएगी। वो किसको हिलाएगी, हल्का सा भी लगा देगी तो चूहा दुग 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 भाग जाएगा,
तो चूहा भागेगा ना, बात समझ रहे हो ना, चूहा भागेगा, गेंडा तो भागेगा नहीं, गेंडा वहीं बैठा रहेगा। तो एक्चुअली बेटा जो अभी हमने देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा नेगेटिव चार्ज भी फ्लो, उसी डायरेक्शन में क्या बनेगा, मेरा करंट भी बनेगा। तो ये वाला जो था ना, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, चेंजेस लेके आए। इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या किए, चेंजेस लेके आए। जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ है, कुछ नेगेटिव चार्ज है और वो काफ़ी क्या है, लाइटर है। वो अगर चूहा वो लाइटर है, ठीक है ना, काफ़ी हल्का है उसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। और हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट क्या कराता है, करंट बनाता है। तो देखो अब क्या हुआ कि अब देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा था ना, तो अब पॉजिटिव चार्ज इधर से नहीं, अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव होता है ना, एक्चुअली में नेगेटिव से मेरा क्या निकलता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, मेरा नेगेटिव चार्ज निकलेगा। क्या निकलेगा, नेगेटिव चार्ज, यानी आपका क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। हमने बोला था पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से निकलता है। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है ना। अगर इस वायर में देखो आप किधर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेफ्ट की तरफ। और ये प्रोटॉन किधर जा रहा था, प्रोटॉन तो इधर से तरफ जा रहा था, राइट की तरफ जा रहा था। और जब राइट की तरफ जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन किधर थी, राइट थी। अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आपका मूव कर रहा है किधर, इलेक्ट्रॉन हमने देखा तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो क्या अब हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में जो करंट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, नहीं। अब इस चीज को नहीं, हमने करंट की डायरेक्शन को फिक्स ही रखा। तो हमें यह पता चल गया था अगर इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इधर से नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। और हम पहले ही मान चुके थे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। और हमें यह पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन अगर हो तो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां से हमने बोला कि नहीं, ये करंट की डायरेक्शन को हमको चेंज नहीं करना है। तो हमने बोल दिया कि चलो ठीक है, करंट लेफ्ट में जाए भले, लेकिन जो ये रहेगा ना, चार्ज मेरा नेगेटिव चार्ज मेरा लेफ्ट में जाए, पर जो करंट रहेगा वो राइट में ही जाएगा। यानी जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही क्या करेगा, मेरा करंट फ्लो करेगा। तो यहां से थोड़ा सा इसके साइन को आप समझ लेना। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट। तो ये मेरा हो गया यहां तक। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। और देखो यहां पे जब मैं जो यहां पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ना, तो यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज को ही लेके पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। सारे बुक वगैरह में एग्जाम्पल भी पॉजिटिव चार्ज को ही लेके दिया जाता है। लेकिन जनरली हमारा एसेंस ये रहता है कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, नेगेटिव ही करता है, लेकिन मतलब चल जाता है चीज़ें, पॉजिटिव चार्ज को लेके एग्जाम्पल देने से चल जाता है, ठीक है। तो हम भी एक पॉजिटिव चार्ज को ही लेके चलेंगे, चलो ठीक है। तो बेटा अभी हमने देखा था कि जब ये चार्ज जब फ्लो करेगा, तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है, जब चार्ज आपका जा रहा है, ठीक है ना, या चलो इधर से ले लो, जब चार्ज आपका फ्लो कर रहा है तो जब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा तो क्या करेगा, ये करंट बनाएगा। क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। तभी ये आपका बल्ब जलेगा। देखो अब यहाँ पे देखो, अभी क्या है, नेगेटिव चार्ज इससे क्रॉस सेक्शन एरिया से पास नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे इसको लगाया तो ये नेगेटिव चार्ज इसके क्या होगा, ये पास करना शुरू कर दिया है। अब पास करना शुरू कर दिया तो करंट बन रहा है। तो अब ये करंट तो आप समझ चुके हो कि कौन बनाने वाला है, चार्ज बनाने वाला है, ठीक है ना, चार्ज बनाने वाला है मेरा। अब एक चीज देखो, चार्ज बनाने वाला है। अब करंट का हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे, तो करंट के डेफिनेशन में कहीं ना कहीं चार्ज इन्वॉल्व होगा, क्योंकि करंट किसकी वजह से बन रहा है, चार्ज की वजह से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा चार्ज इन्वॉल्व होगा। तो देखो अब ये जो क्रॉस सेक्शन, अब हम लोग कैसे बताएंगे करंट का डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो बेटा इसकी 2 लाइन आपकी अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसका आप लिख लो, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू किससे, एक पार्टिकुलर एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया
1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, यानी यूनिट टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी का आप एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a particular direction is called electric current। ठीक है, ये हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, देखो द रेट, जैसे हमने बोल दिया ना, रेट बोलने का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है इन 1 सेकेंड, या आप बोल सकते हैं इन यूनिट टाइम। रेट का मतलब होता है कि 1 यूनिट में, ठीक है ना, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो अब यहाँ पे रेट की जगह पे आप लोग कर लो इन यूनिट टाइम फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट का मतलब ही होता है यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप दुकान पर जाते हो तो अगर आप किसी चीज़ का रेट पूछते हो, अगर आप गए दुकान पर और अगर आपने इस मार्कर का रेट पूछा, तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब यही तो पूछ रहे हो कि एक मार्कर का दाम कितना है। आप गए मोबाइल के शॉप पे जाते हो कि बोलते हो कि मोबाइल का रेट क्या है, तो एक मोबाइल का ही दाम पूछोगे ना। तो रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब वो यूनिट टाइम होता है। ठीक है, कभी हम लोग मैथमेटिकल वाले में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में मैं आपको फिजिक्स को पढ़ाऊंगा, जिसमें कुछ मैं बेसिक बताऊंगा मैथमेटिक्स की, जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया। अब देखो, अब जो इसका फार्मूला होता है और इसको जो बेटा जो डिनोट करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को जो डिनोट करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। ठीक है ना, आई से। अब यहां पे देखिए आप लोग इसका फार्मूला की बात करूंगा तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज है, और ये क्या है? टाइम है। देखो अब थोड़ा सा एसआई यूनिट देख लो बेटा, एसआई यूनिट देख लो किसकी? आई की। तो आई की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। ठीक है ना। जो चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम। ठीक है, और टाइम की जो यूनिट होती है क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ देखना, अब आप लोग थोड़ा सा, आप लोग को हो सकता है कि एसआई यूनिट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, बस एक चीज़ बता देता हूँ। देखो एसआई यूनिट क्या होता है कि जैसे अब लेट सपोज करो कि जैसे आप एक दुकान पे गए और आपने बोला कि 2 केजी आलू दे दो, 2 केजी आलू दे दो, तो वहाँ पे केजी क्या है? 2 केजी आलू दे दो। तो जो केजी है ना, केजी क्या है? उसकी यूनिट है। केजी क्या है? उसकी यूनिट है, यानी उसके पास जो बटखरा होगा 2 केजी का, उससे 2 टाइम्स आपको देगा, 2 टाइम्स कंपेयर करके देगा। आपने अगर किसी दुकान पर जाते हो, आप बोलते हो कि 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो जो मीटर है, मीटर क्या है? यूनिट है। लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में। और मास को किस में मेजर किया जाएगा? केजी में। तो ये सब सारी उसकी यूनिट है। क्या है? यूनिट है, जिसमें उस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह करंट को जो मेजर करते हैं उसके लिए यूनिट क्या बनी है? एम्पेयर। चार्ज के लिए क्या होती है? कूलाम। और टाइम के लिए क्या है? सेकेंड है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे जो चार्ज का जो फार्मूला होता है ना, चार्ज का एक फार्मूला होता है, ये भी होता है आपको, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई। चार्ज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ई, याद रखना। और ई जो होता है, ई होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि जब चार्ज की बात करूंगा तो उसका यूनिट क्या लिखूंगा? कूलाम लिखूंगा। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है, थोड़ा उस चीज़ को हम लोग चलिए देख लेते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ई की जो वैल्यू होगी बेटा, ई की जो वैल्यू होगी आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि चार्ज है और चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलाम। तो कूलाम लगाना पड़ेगा। तो ई होती है, ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए। अब आपसे एक जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज? एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये बहुत बार बोर्ड का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो चलो बेटा, Q इक्वल टू 1 कूलाम। देखो गिवन में हमारा क्या दिया है? गिवन में जो Q है कितना दिया है? आपका 1 कूलाम। हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है,
तो अभी मैं जनरली कर दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाद में जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, स्पेशल से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो मैं बेटा आप पे थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी वहाँ पर मैं डिस्कसिंग में नहीं जा रहा हूँ, अभी जस्ट जनरल में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो Q इक्वल टू, देखो बेटा हमको n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू क्या, एन ई, हमें पता है। और n क्या होगा, n यानी हो जाएगा आपका Q बाई ई। और Q क्या, Q की वैल्यू कितनी है 1, और ये क्या हो गया आपका, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये नंबर आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। चलिए अब, हाँ तो बेटा आप देख चुके हो कि यहाँ पे कि 1 कूलम चार्ज में मेरे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब देखो ये Q इक्वल टू एन ही था ना, तो n क्या है, n आपका एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब समझ रहे हो ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आएंगे ये नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखते हैं। अब जो आपका करंट होता है बेटा ना, जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी, इस चीज़ को जान लेना आप, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट क्या होती है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब एक दो चीज़ और टॉपिक बस देख लो, उसके बाद ये आपका जो ये 2.1 है ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। देखो आपका 12.7 तक है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग 1 करके लेके 12.1 12.2 ऐसे करके सारे टॉपिक को 1 बाई 1 हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और जो भी आपके बुक का होगा हर एक लाइन आप पढ़ोगे तो हर एक लाइन आपको समझ में आएगी, ठीक है अभी से, क्योंकि हर एक लाइन को यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा बेटा। हम लोग हर लाइन को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि व्हाट इज 1 एम्पेयर। हाँ 1 एम्पेयर करंट किसको बोलेंगे, 1 एम्पेयर किसको बोलेंगे, व्हाट इज 1 एम्पेयर, व्हाट इज 1 एम्पेयर, ठीक है ना। व्हाट इज 1 एम्पेयर, ठीक है ना। 1 एम्पेयर कब होगा, देखो बेटा करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, वही हम बात करने वाले। देखो अब इसका देखो, I इक्वल टू Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम इक्वल टू क्या, 1 सेकेंड, टाइम क्या हमने ले लिया 1 सेकेंड ले लिया। तो यानी I इक्वल टू Q की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 1, टाइम की जगह पर क्या रखेंगे 1, यानी 1 बाई 1 क्या हो गया, 1 बाई 1 क्या हो गया आपका, 1 बाई 1 क्या हो गया 1, और क्या आ गया ये 1 एम्पेयर आ गया, ठीक है। यानी जब, एक मिनट, जब किसी वायर के, कंडक्टर के, जब क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पास करे, 1 कूलम चार्ज पास करे 1 सेकंड में, तो वो जो करंट बनाएगा ना, जब 1 कूलम पास करेगा 1 सेकंड में, वो जो करंट बनाएगा उस करंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं 1 एम्पेयर, ठीक है ना। उस करंट को क्या बोलने वाले हैं हम लोग 1 एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपका एम्पेयर हो गया। थोड़ा सा इसको देख लो, थोड़ा सा अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, 2 लाइन देख लो। व्हेन 1 कूलम of charge pass through a particular area for 1 second, then the current is called 1 एम्पेयर, ठीक है ना। ये हो गया आपका डेफिनेशन, हो गया पूरा। तो इस तरीके से आप 1 कूलम कर सकते हो। आप यहाँ तक भी लिख के कर दोगे 1 कूलम, और यहाँ तक भी कर दोगे। अगर एक नंबर में आता है तो ये आपका सफिशिएंट है, 1-2 नंबर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर चाहोगे तो इसको भी आप लिख सकते हो, और कोशिश करना खुद से ही। इस मतलब डेफिनेशन तो आपको पता चल गया है, ये फार्मूला तो पता चल गया है, तो फार्मूला इसको 1 रखना है, इसको 1 रखना है, और ये 1 होगा तो चार्ज होगा, तो चार्ज किससे फ्लो करेगा, किसी कंडक्टर के क्या, पार्टिकुलर एरिया से। तो पार्टिकुलर एरिया कर देना कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, बस उसी चीज़ को तो लिख दिया मैंने। तो ये अपने तरफ से लिखने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटने की कोशिश मत करना। ये डेफिनेशन क्या करो, आप लोग खुद ही बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आगे चलो बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बेटा अगली चीज़ आप देखो कि जो करंट को हम लोग जो वैल्यू दी रहेगी ना आपको, वो करंट की जो वैल्यू दी रहेगी, जैसे मान लो यहाँ पे 2
मिली एम्पेयर या 2 माइक्रो एम्पेयर या 2 नैनो एम्पेयर, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा। तो अगर मिली एम्पेयर दिया होगा ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी दी जाएगी, तो मिली एम्पेयर होगा तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको एसआई में कन्वर्ट करोगे तो मिली में होगा, तो यहाँ पे 2 × 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। जहाँ पे मिली होगा वहाँ पे 10⁻³ कर देना, जहाँ पे माइक्रो होगा वहाँ पे क्या कर देना 10⁻6 एम्पेयर कर देना, -6 कर देना, और जहाँ पे नैनो होगा 2 × 10⁻9 कर देना, ठीक है। तो इस तरह का होगा, क्योंकि करंट एक्चुअली ना प्रैक्टिकली में हमको क्या मिलता है, हर जगह जो भी हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही कम करंट मिलता है, बहुत ही कम करंट मिलता है। जानना चाहोगे आप लोग? चलो थोड़ा सा 5 मिनट का इन्फॉर्मेशन है, मैं दे देता हूँ कि करंट आखिर हम लोग को ये मिली एम्पेयर में, माइक्रो एम्पेयर में और नैनो एम्पेयर में हमको क्यों मिलता है, बहुत ही कम वैल्यू क्यों मिलती है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूँ आपका, इधर देखो, यहाँ पे देखो, करंट बनाता कौन है? करंट बनाता है बेटा चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और सेम काइंड के चार्ज में आपस में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो आपस में, या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो आपस में इनके बीच में रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो आपस में क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चलो देखो, अगर लेट सपोज करो तो चार्ज जो बनाता है आपका, चार्ज इक्वल टू बनाता है Q/T। अब देखो, अगर मान लो मैं एक यहाँ पे, मान लो मैं 1 कूलाम चार्ज लेता हूँ, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज ले लिया बेटा, ठीक है ना, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज लिया, और 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी अगर मैं 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं 1 मीटर रखता हूँ, कितना रखता हूँ 1 मीटर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। इससे निकल आता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं तो ये वाला फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में इतना फोर्स लगेगा। तो अब मालूम है, अब देखो अब अगर इतना फोर्स लग रहा है ना, तो अगर मान लो अगर इंडियन एलिफेंट की बात की जाए तो उसका मास मालूम है कितना होता है, 3000 से लेकर 5000 केजी के बीच में वेरी करता है, ठीक है ना। इंडियन जो एलिफेंट आप देखते हो, तो अगर मान लो कोई सबसे बड़ी वाली जो हाथी होती है ना, सबसे बड़ी वाली हाथी जिसका मास मान लो आप कितना है 5000 केजी, अगर यहाँ पे ना 1,80,000, ठीक है ना, 1,80,000 हाथी को अगर बैठा दोगे ना इस पे, 1,80,000 हाथी को अगर इस चार्ज पे 1 कूलम चार्ज पे 1,80,000 हाथी को बैठा दोगे बेटा, तो इतना इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कि 1,80,000 हाथी को ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ढकेल देगा, स्पेस में कहां तक ढकेलेगा पता नहीं चलेगा, इतना ज्यादा फोर्स होता है अगर 1 कूलम की बात करूं। और अगर हाथी के छोटा वाला बच्चा पकड़ लोगे, अरे छोटा वाला बच्चा क्या, वो भी भैंसा से कम थोड़ी ना होगा, हाथी का बच्चा चूहा थोड़ी ना होगा, तो मान के चलो कम से कम 5 लाख भैंसे, समझ गए ना। अगर इस पे 5-10 लाख भैंसे, 5 लाख भैंसे, अगर 1 कूलम चार्ज नीचे है और 1 कूलम चार्ज पे अगर मैं 5 लाख भैंसा बैठा दूं तो कम से कम क्या करेगा, इनफिनाइट डिस्टेंस तक ठेल देगा। तो इतना पावरफुल होता है 1 कूलम चार्ज, आपको इसकी वैल्यू पता चल गई होगी। तो इसलिए बेटा कि ये 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज जो हम लोग बोलते हैं, ये मिलना बहुत ही उतना आसान नहीं होता है। उसको अलग केस में, वो खैर आप आगे पढ़ोगे तो जान जाओगे, ठीक है ना। तो अब बताओ, अभी जो चार्ज होगा, चार्ज हमको 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम में थोड़ी ना मिलेगा। अरे चार्ज बेटा किस में मिलेगा, माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में, ठीक है ना। माइक्रो कूलम में मिलेगा, नैनो कूलम में मिलेगा, मिली कूलम में मिलेगा। तो जब ये मिली कूलम में मिलेगा, नैनो में मिलेगा, माइक्रो में मिलेगा, तो करंट को भी तो यही बनाता है ना। तो करंट भी किस में आएगा, माइक्रो में, नैनो में, मिली में। बात समझ आया। तो इसलिए जो करंट को हम लोग देखो, करंट क्या होगा, करंट को आपको माइक्रो में देखने को मिल जाएगा, मिली में देखने को मिल जाएगा, नैनो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बुक में कहीं कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे निकल जाएगा आपका 300 कूलम निकल जाएगा आंसर। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगी। वो सब अलग केस होते हैं जो कि आप आगे जब हायर स्टडी करोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 12.1। चलो मैं थोड़ा सा एक अप्रोच बनाता हूँ। एक 12.1 आपका एक्सरसाइज का है, ठीक है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक बल्ब है, अब इस बल्ब के से फिलामेंट से बेटा 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 10 मिनट के लिए, टाइम इक्वल टू क्या, 10 मिनट के लिए। तो बताओ इससे, इस फिलामेंट से कितना क्या
इसे मान लो यही बल्ब है, ये बल्ब मान लो। अब इस बल्ब से, अब जैसे मैंने इसको लगाया तो इस बल्ब से आप मान के चलो कि 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। मैंने बोल दिया 5.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कौन बना रहा होगा? सिंपल सी बात है, चार्ज बना रहा होगा। अब टी टाइम तक के लिए इतना करंट फ्लो किया, टी टाइम तक के लिए कितना करंट फ्लो किया, तो बताओ इसमें से इससे कितना चार्ज प्रोड्यूस किया, कितना चार्ज प्रोड्यूस किया। तो ये आप देखो, ये हमको पता ही है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है ना। ये सारे बच्चे आंसर कर देते हैं क्यू इक्वल टू आई टी, आई और टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। आई गया, आई यहाँ पे 0.5 और ये क्या 10, ये क्या 10, तो आंसर आ जाएगा कितना? 5 कूलम, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा? 5 कूलम। पर बेटा ये थोड़ा देखो, यहाँ पे ये 5 कूलम जैसे आप लिखोगे ना, ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है ना। आंसर गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? बस मैं इस चीज़ को देखो, यहाँ पे सीबीएसई ने जो आपको एनसीईआरटी की जो बुक ने ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन उसने इसलिए नहीं दिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करके ये इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो। बहुत सारे बच्चे 300 कूलम लिख दिए होंगे, आंसर उनका सही आया होगा, पर उसके पीछे आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या बोलता है? देखो, कभी भी Q इक्वल टू आई टी की अगर बात करूं तो कभी भी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है और इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये एसआई यूनिट में होती है। किस में होती है? एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में। तो चलो, इसका तो 5 एम्पेयर है, 0.5 एम्पेयर है तो 0.5 हो गया। टाइम आपको दिया है 10 मिनट, और 10 मिनट इज ए नॉट ए एसआई यूनिट, अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। और आपको पता भी होगा क्या होता है एसआई यूनिट, सेकंड होता है। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 600 सेकंड। तो यहाँ पे आप कर दोगे 600, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300 कूलम आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा मेन चीज है ना, यहाँ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करके 300 कूलम नहीं लेके आना है। यहाँ पे मेन चीज आपका जो फोकस होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो यूनिट रखोगे आप एसआई में रखोगे। बात समझ में आया? तो बेटा आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में मिलेंगे। हाँ, और मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैं अभी आपको इस जो ये क्लास का पढ़ा रहा हूँ ना, कोई भी टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूँ, तो इसमें अगर आप सोचोगे कि मैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन आ चुके हैं इन सब को सॉल्व कराऊँ, तो बेटा मैं बिल्कुल ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। मैं सारे के सारे एनसीईआरटी ही सॉल्व कराऊंगा, और एनसीईआरटी जब हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो फिर हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बोर्ड के क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, बोर्ड के क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, और आपके अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि उस क्वेश्चन को देखते ही आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे। हम लोग को एक प्रॉपर तरीके से अपना बेस तैयार करना है, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से हमको अपना बेस तैयार करना है, और बहुत ज़्यादा आप इधर उधर कूदो कादो मत, एक सिस्टमेटिक मैनर में चलो। और डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी आपके पास बोर्ड का क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसको आप कर नहीं सकोगे। और अगर पहला लेक्चर आप नहीं देखे थे तो कोई भी लेक्चर देखना, सीक्वेंस में ही देखते रहना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ठीक है बेटा, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।